बाय ट्रेनिंग मैं एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मेडिकल टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट हूँ। मैं मेडिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करता हूँ। तो आपको शायद मेडटेक के साथ साथ फास्टेक मैन ऑफ इंडिया भी बोलना चाहिए। कोई बिल्डिंग आपका 78 डेज में बना है, कोई 148 डेज में बना है, पूरा AMTZ 342 डेज में बना है। से आपका ये AMTZ का आइडिया है, हाउ डिड इट स्टार्ट? विशाखापट्टनम आपने बेस कैसे चूज? पूरे दुनिया में हेल्थ इनोवेशंस के ऊपर एक भी सेंटर नहीं। एक भी नहीं है। नहीं, वर्ल्ड फर्स्ट एंड ओनली। तो WHO सेंटर से हमारा साइंस और मेडिकल रिसर्च चलता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से बिजनेस चलता है। हम लोग दुनिया के एक ही क्लस्टर है जहां WHO सेंटर और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक था। दुनिया में ऐसा और कोई क्लस्टर नहीं। आई थिंक आपको कमिंग फ्यू मंथ्स में बहुत बड़ी लाइन लगी दिखेगी यहाँ। 5 साल पहले जब हम लोगों ने शुरू किया था तो 10,001 रुपए से शुरू किया था। अब हम लोग 10,000 करोड़ क्लस्टर है। आज हम लोग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी जोन इज AMTZ इंडिया इन वाइजैक सिटी। थर्मोमीटर है, उसमें क्या रिस्क है? आपके फीवर को गलत बता सकता है, लेकिन पेसमेकर में क्या रिस्क है? मार सकता है। तो इसीलिए मेडिकल टेक्नोलॉजी को हम लोग 4 भागों में रिस्क क्लासिफाई किया। ये शायद भारत का एकमात्र क्लस्टर है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, टेस्टिंग, कंपोनेंट सप्लाई, सर्टिफिकेशन, मार्केट एक्सेस, 5 फैसिलिटीज हर मैन्युफैक्चरर को दी जाए। ऐसा किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्लस्टर में नहीं। हमारी यूनिवर्सिटी भी बन रही है। ये दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ मेडिकल टेक्नोलॉजी के कोर्सेज को देगी। डॉक्टर कलाम इंस्टीट्यूट, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी। ऑर्गन जनरेशन 3D बायोप्रिंटिंग सेंटर हमारा अपना स्पेशल सेंटर है। हेलो सर, वेलकम टू वाउजा पॉडकास्ट। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जितेंद्र जी, आप अगर थोड़ा आपके बारे में बताना चाहें तो, अगर आपका पूरा बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताना चाहे तो व्हाट इज दैट? आई एम डॉक्टर जितेंद्र शर्मा। बाय ट्रेनिंग मैं एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मेडिकल टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट हूँ। मैं मेडिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करता हूँ। मेरा बैकग्राउंड इतना सही। आपका पढ़ाई वगैरह, स्टडीज एंड ऑल कहाँ से हुआ? मेरी पढ़ाई दुनिया के 7 देशों में हुई है, ऑल ऑन स्कॉलरशिप। मेरा 4 मास्टर्स है, 3 PhD है, 7 फेलोशिप्स है। मैं शायद इंडिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके 3 एक्चुअल PhDs हैं, फुल टाइम नॉन ऑनररी डॉक्टरेट्स। तो मेरी 3 PhD है। मेरी पढ़ाई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई, हार्वर्ड पब्लिक स्कूल बॉस्टन, जाना ब्रिग्स इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड, PMDA जापान, उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर स्वीडन और सबसे इंपॉर्टेंट सत्य साई यूनिवर्सिटी पुट्टपर्ती आंध्र प्रदेश, इन जगह से हुई। वाई सबसे इम्पोर्टेंट? Because that is where my academic career started. Okay. I was not rich enough to go to a premier institute. That is where I got my first free education. Okay. Since then, I have only studied on scholarship, but my breakthrough in education came in Puttaparthi at Satya Sai Baba's Free University. तो आपको लगता है कि आपको ये AMTZ का आइडिया वहीं से आया? वो सेवा, दान, सर्विस वहाँ पे तो बहुत चलता है। हाँ, वहाँ सर्विस चलता है because service is the motto of that organization. So I have worked all my life for bigger cause, but AMTZ का thought process हम लोगों को तब आया जब मैं फाउंडर डायरेक्टर था मेडिकल टेक्नोलॉजी का भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लिए इन दी नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर। ओके। वहाँ जब मैंने मेडिकल टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट बनाया तो सब कुछ इम्पोर्टेड था। 5-6 साल के बाद हमें लगा कि इंडिया में करना चाहिए, उससे AMTZ का आइडिया है। ये कितने साल पहले की बात है? ये 2016 की बात। तो 2016 में आइडिया आया। हाँ। 17 में प्लानिंग हुई। मैं 3 जनवरी 2017 को वाइजैक आया और 18 में 342 दिन में हमने कैंपस का पहला फेज बनाया। तो आपको शायद मेडटेक के साथ साथ फास्टेक मैन ऑफ इंडिया भी बोलना चाहिए। हर चीज इतना फास्ट होता है। मैं देख रहा था कि कोई बिल्डिंग आपका 78 डेज में बना है, कोई 148 डेज में बना है, कोई पूरा AMTZ 342 डेज में बना है। तो ये भी बोलना ठीक रहेगा कि मेडटेक के साथ साथ फास्टेक मैन ऑफ इंडिया। सो जैसे आपका ये AMTZ का आइडिया है, हाउ डिड इट स्टार्ट? आपने किसी मिनिस्ट्रीज को अप्रोच किया या कैसे? आप विशाखापट्टनम आपने बेस कैसे चूज? तो पहले हम लोगों ने प्रपोजल दिया भारत सरकार को कि इंडिया में मेडिकल टेक्नोलॉजी 96% इंपोर्ट डिपेंडेंट है। 96% उस समय 2016? हाँ। और इसके लिए कुछ करना चाहिए, जिसके लिए बहुत से साइंटिफिक फैसिलिटीज की जरूरत पड़ेगी। जो मैं WHO स्विट्जरलैंड में जब था तब मैंने दुनिया में देखा था और इंडिया में नहीं थी। तो हम लोगों ने प्रपोजल दिया कि इंडिया में होना चाहिए। उसके बाद मैंने इंडियन मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन को प्रपोज किया, क्योंकि इंडस्ट्री को लाना है। क्योंकि इंडस्ट्री को स्क्रैच से खड़ा करना है देश में। इंडिया में एक सुई और ग्लव्स के अलावा कुछ नहीं बन रहा था। आज हम इस कैंपस में MRI CT स्कैन बना रहे हैं।
तो ये प्रपोजल जब हमने इंडियन मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन को दिया, उसके बाद उनको लेकर मैंने काफ़ी स्टेट्स का सर्वे किए। हमें पोर्ट चाहिए, हमें हमें न्यूक्लियर रेडियो आइसोटोप का काम भी है हमारा, हमारे पास गामा सेंटर, रेडियो आइसोटोप सेंटर्स हैं। इसलिए हमें कोई ऐसी जगह चाहिए जो कॉन्फ्लिक्ट से दूर हो, ज्योग्राफिक कॉन्फ्लिक्ट, पोर्ट हो, जहाँ के लोग अच्छे हों, जहाँ का इंटेलेक्चुअल कोशेंट हाई हो, यूनिवर्सिटीज हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, और जहाँ का गवर्नेंस अच्छा हो। तो ये सबके दृष्टिकोण से विशाखापट्टनम का चुनाव हमने किया, क्योंकि यहाँ ईस्टर्न नेवल कमांड होने की वजह से सिटी सेफ है, सिटी क्लीन है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, उनका ओरिजिनल लोगों का स्वभाव बहुत अच्छा है, लोगों में इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी हाई है क्योंकि एकेडमिक पोटेंशियल ज्यादा है, और ये बहुत ज्यादा रियल एस्टेट वाइज महंगा शहर नहीं, मुंबई, दिल्ली की, बैंगलोर की तरह। ये सब चीजों से और पोर्ट के होने से एक स्टेट को, एक सिटी को एक बेनिफिट, इस बेनिफिट को यूज करने के लिए और इसको ऑप्टिमाइज करके इंडिया में मेडिकल टेक्नोलॉजी के सेक्टर को खड़ा करने के लिए हमने विशाखापट्टनम का चुनाव। तो आपने सोचा था कि 342 डेज में करेंगे, वो टारगेट लेके चले थे या वो ऑटोमेटिकली हो गया आपकी स्पीड की वजह से? हमारी स्पीड की वजह से हो गया। एक्चुअली हम लोग कई बार सोचते हैं कि पैसा बहुत बड़ा रिसोर्स है, जो कि है, पार्टनरशिप बहुत बड़े रिसोर्सेस हैं, नेचुरल मिनरल्स बहुत बड़े रिसोर्सेस हैं, वो हैं, लेकिन सबसे बड़ा रिसोर्स टाइम। टाइम इज द बिगेस्ट रिसोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और एनीथिंग इन लाइफ। टाइम गॉन इज दैट पोर्शन ऑफ लाइफ गॉन। ट्रू। और उस टाइम की हम लोग बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। तो हम लोगों ने पूरे प्लान से इसको साल भर में खत्म करने की कोशिश की थी। पहला फेज विच वाज अबाउट 30 लाख स्क्वायर फीट, अभी तो 98 लाख स्क्वायर फीट है। 98 लाख स्क्वायर फीट जी, बन चुका और है। हम लोग हर क्वार्टर 10 लाख 12 लाख स्क्वायर फीट ऐड कर रहे हैं। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ, 7 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर्स आ रहे हैं। 7 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स के। हाँ, टावर्स आ रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को हम विशाखापट्टनम ला पाए, WHO सेंटर को ला पाए, लेकिन पहला फेज हम लोगों ने साल भर का प्लान किया था। ये शायद एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट होगा जहां वी वर मूविंग अहेड ऑफ टाइम। हर प्रोजेक्ट डिले होता है। हाँ। ये प्रोजेक्ट जितना टाइम लेकर चले थे, इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए 1 साल लेकर चले थे, हम लोगों ने 342 दिन में उसको पूरा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट ऑन दैट। आप WHO और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में बोल रहे थे, थोड़ा उसके बारे में बता सकते हैं? व्हाट इज दैट? WHO एक विश्व स्वास्थ्य परिषद जिसको कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ संस्था है। ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशन की संस्था है। मैं पहले वहां था। वो संस्था हेल्थ केयर में दुनिया को बताती है क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन जब वो बताती है तो वो भी तो लोगों की बनी हुई संस्था है। वहां भी धरती से ही लोग जाते हैं बताने के लिए। वो संस्था अपने काम को उम्दा बनाने के लिए और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए कई जगह सेंटर्स खोलती है। उनको हम WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर्स कहते हैं। ओके। तो ऐसे दुनिया में कई कोलैबोरेटिंग सेंटर्स कई देशों में है। मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए मैंने दिल्ली में भी खोला था जब मैं दिल्ली में था, हेल्थ मिनिस्ट्री में। लेकिन पूरे दुनिया में हेल्थ इनोवेशंस के ऊपर एक भी सेंटर नहीं, एक भी नहीं है। नहीं। हम लोगों ने दुनिया का पहला WHO सेंटर फॉर हेल्थ इनोवेशंस यहाँ बनाया। दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट WHO, वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड ओनली, दूसरा भी नहीं। ओह, हेल्थ इनोवेशंस का WHO का एक ही कोलैबोरेटिंग सेंटर है दुनिया में जो यहाँ। दैट्स अ बिग अचीवमेंट। मेरे को लगता है पूरे देश को ये जान के गर्व होगा। एब्सोल्युटली। और व्हाट अबाउट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर? अभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन की संस्था है, न्यूयॉर्क बेस्ड, जो कि दुनिया में बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए अपने सेंटर्स की लाइसेंस देती है। तो इस पूरे रीजन में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नहीं था। मतलब पूरे इंडिया का बात कर? पूरे आंध्र प्रदेश रीजन, आंध्र प्रदेश का, राइट। नियरेस्ट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाज हैदराबाद। ओके। तो हम लोगों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का लाइसेंस लेकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया। तो WHO सेंटर से हमारा साइंस और मेडिकल रिसर्च चलता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से बिजनेस चलता है। हम लोग दुनिया के एक ही क्लस्टर है जहां WHO सेंटर और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक साथ। दुनिया में ऐसा और कोई क्लस्टर नहीं। अभी तक दुनिया में ऐसा कोई क्लस्टर कहीं नहीं जहां वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और WHO सेंटर एक साथ। अब इनको लाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत पार्टनरशिप्स, बहुत काम, बहुत रिसर्च, बहुत प्लानिंग, बहुत रिसोर्सेस, और हम लोगों ने ये सब कुछ अपने दम पर किया है। सरकार से भी रिसोर्स नहीं लिए। अच्छा। ये AMTZ की अपनी पूंजी पर ये सारा काम हुआ है, अपनी मेहनत पर काम हुआ है। तो WHO सेंटर और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लाने से हमारा साइंस और बिजनेस एक साथ आ गया, और ये अपने आप में ग्लोबल एग्जाम्पल। तो AMTZ के लिए ग्लोबल डोर्स खुल चुके हैं। एब्सोल्युटली। वेरी नाइस। मतलब AMTZ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है जो अपने पैर पे चल रहा है। मतलब इट्स सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन। हमारे यहाँ कोई अगर मास्क भी बनाता है, और हम देखिए, हम लोग बिजनेस वालों को बहुत कभी कभी कमजोर समझते हैं या छोटा समझते हैं या उनको सक्षम नहीं है ऐसा समझते हैं, लेकिन अगर कोई
बिजनेस कोई बिजनेस एंटरप्राइज अगर कोई प्लास्टिक का हम लोग आपको जब हम लोग हॉस्पिटल में पानी चढ़ाते हैं सलाइन चढ़ाते हैं तो हम लोग उसके लिए कैन्यूला यूज करते हैं वो भी मेडिकल डिवाइस लेकिन वो प्लास्टिक से बनी है तो अगर कोई प्लास्टिक का काम करने वाला अगर उसको बना रहा हो विशाखापट्टनम में हम उसके प्रोडक्ट को दुनिया के 392 सिटीज में पहुंचा सकते हैं बिकॉज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर राइट। तो ये पूरे आंध्र प्रदेश का आप कर सकते हैं, पूरे दुनिया का नहीं जो भी रिसोर्सेज आंध्रा में बन रहे हैं उसको आप इजीली पहुंचा सकते जो हैं। भी हमसे जुड़ेगा जो भी देश आपसे में जुड़ेगा। कहीं से भी उनको हम 392 सिटीज तक पहुंचा सकते हैं टोक्यो से लेके लॉस एंजलिस तक मेक्सिको से लेके पेरिस क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स वहां भी हैं तो एक साधारण बिजनेस एंटरप्राइज को हम रिसर्च का सपोर्ट WHO सेंटर से दे सकते हैं पॉलिसी का सपोर्ट डॉक्टर कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजी जो यहाँ है वहां से दे सकते हैं प्रोडक्शन का सपोर्ट AP मेटेक जोन से दे सकते हैं मार्केट एक्सेस का सपोर्ट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से दे सकते हैं ये चीजों को जोड़ना करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम बन गया। तो आई थिंक आपको कमिंग फ्यू मंथ्स में बहुत बड़ी लाइन लगी दिखेगी यहाँ पे कंपनीज बिल्कुल। की, एंटरप्रेन्योर्स की। 5 साल पहले जब हम लोगों ने शुरू किया था तो 10,001 रुपए से शुरू किया था अब हम लोग 10,000 करोड़ क्लस्टर है 10,000 करोड़ प्लस क्लस्टर है। हम लोगों ने 2 लोगों से शुरू किया था मैं और एक वॉचमैन मेन गेट पर अभी हम लोग 6,000 लोग हैं वेरी नाइस। हम लोगों ने एक बैंक अकाउंट से शुरू किया था अब इस कैंपस में 400 एंटरप्राइज के बैंक अकाउंट्स हैं और 5,000 लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं हमारे पास एक ATM मशीन नहीं थी इस कैंपस में बिजली नहीं थी इंटरनेट नहीं था जिस कैंपस में 5 साल पहले इंटरनेट नहीं था आज वहां डेटा सेंटर है जहां ATM मशीन नहीं थी आज हमारे कैंपस में 4 बैंक के ब्रांचेस हैं 4 बैंक के ब्रांचेस इस कैंपस में जहां हम चाय पीने के लिए स्टील प्लांट के गुमटी से एक छोटे शैक से थर्मस में चाय लाते थे आज हमारे यहाँ फूड कोर्ट है और रेडिसन ब्लू होटल बन रही है ये 5 साल की कहानी है जहां एक भी कंपनी नहीं थी आज हम लोग दुनिया के लार्जेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी जोन है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी जोन इज AMTZ इंडिया इन वाइजैक सिटी इट्स प्राउड फॉर वाइजैक पीपल। तो अगर 5 साल में ये हो सकता है तो आने वाले 5 साल में और अच्छा होगा देश की प्रगति होगी AMTZ आपका कुछ फ्यूचर विजन मिशन? हमारा फ्यूचर एजेंडा यही है कि इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट रहा है मेडिकल टेक्नोलॉजी पे कितना परसेंट? अभी अराउंड 60% इंपोर्ट डिपेंडेंट है 60% इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट है और करीब करीब हर साल हम लोग 65,000 करोड़ के मेडिकल टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं सर्विस टेक्नोलॉजी इंपोर्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स मेडिकल प्रोडक्ट्स हम लोग देश में 65,000 करोड़ के प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं हम लोगों का प्लान ये है मिशन ये है अगले 5 साल में कम से कम 50,000 करोड़ का प्रोडक्शन AMTZ में हो 50,000 करोड़ का तो हमें 10,000 से 50,000 करोड़ जाना है 5 साल में दूसरा इंडिया में करीब करीब 20 लाख हॉस्पिटल बेड्स है 20 लाख हॉस्पिटल बेड्स इंडिया में है जहां हमारे परिवार के लोग हमारे फ्रेंड्स हमारे दुकानदार हमारे बच्चे तबीयत खराब होने से एडमिट होते 20 लाख बेड है कम से कम 10 लाख बेड में AMTZ का मेड इन इंडिया मेडिकल प्रोडक्ट्स तो हमारा टारगेट 2 है 50,000 करोड़ का प्रोडक्शन और 50% इंडियन बेड्स में इंडियन मेडिकल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स ये 50-50 हमारे गोल। मेरे को लगता है ये भी आप 5 साल का टारगेट लेके चल रहे पर 2 साल में कंप्लीट कर देंगे हो जाएगा या उससे पहले हो जाएगा तो हमारे लिए देश के लिए सबके लिए बहुत अच्छा खुशी की बात है। आई एम श्योर आप उस पे लगे हुए हैं। सो CDSCO ने भी कुछ इसके ऊपर नॉर्म्स लाए हैं उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? तो हमारे देश में सारी चीजें रेगुलेट होती हैं एक हम बिस्किट खाते हैं वो भी फूड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है FSSAI वो उसको रेगुलेट करता है क्यों करता है क्योंकि अगर कोई गलत क्वालिटी की बिस्किट बनाता है तो उसमें जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो नुकसान भी कर सकती हैं इसलिए रेगुलेट करते हैं रेगुलेशन के 2 रिक्वायरमेंट है 3 एक रिक्वायरमेंट है गलत चीज मार्केट में ना चली जाए ट्रू दूसरा हमारी चीजें जो बाहर जा रही हैं देश के वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हो और तीसरा हमारे लोग जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अफोर्डेबल हो। सही रेगुलेशन के 3 ही रिक्वायरमेंट्स होते हैं अफोर्डेबिलिटी कॉम्पिटिटिवनेस और क्वालिटी राइट। CDSCO क्वालिटी को देखता है इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देखती है और अफोर्डेबिलिटी को नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी देखती है इसीलिए हमारे देश में कार्डियक स्टेंट के ऊपर 29,000 रुपए का प्राइस कंट्रोल है। हाँ क्योंकि अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जाएगा अपने पिता को लेकर माता जी को लेकर तो हार्ट का स्टेंट 2 लाख रुपए का ब्लैक में नहीं बिके तो एक पहले ये शायद 2-3 लाख 4 लाख में भी आता था वो प्राइस कंट्रोल की पहली रिपोर्ट भारत सरकार के लिए मैंने लिखी थी। अच्छा आपने लिखी थी?
ओके 2014 में। इस कैलकुलेशन को 29,000 रुपए का रिपोर्ट, पहला कैलकुलेशन मेरा था। पहला कैलकुलेशन भी आपका था और मेरे को व्हाट आई हर्ड आप यहाँ बना भी रहे हैं एमटीजेड में। जी, तो कार्डियक स्टेंट का प्राइस कंट्रोल में हम लोगों का काफी एज इंडिविजुअल मेरा काफी योगदान रहा है। उस समय मैं दिल्ली में था। तो हमारे प्राइस रेगुलेशन एनपीपीए करता है। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस का रेगुलेशन, क्योंकि अगर आप बना रहे हैं, आपसे सस्ता अगर चाइना देगा तो आपका माल नहीं बिकेगा। नहीं बिकेगा। कॉम्पनसेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी स्कीम्स निकालती है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। क्वालिटी को देखने के लिए सीडीएससीओ है, अच्छा ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स और मेडिकल डिवाइसेस। ओके लेकिन क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए किसी एक्ट की जरूरत होती है, लेजिस्लेशन। तो जो सीडीएससीओ एक्ट का इस्तेमाल करती है वो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। ओके अब 1940 में तो मेडिकल टेक्नोलॉजी नहीं थी, न एमआरआई था, ना सीटी स्कैन थे, ना कार्डियक स्टेंट था। तो वो एक्ट में अगर कुछ ऐसी चीजें बन रही हैं, जब वो एक्ट बना था तब वो चीज ही नहीं थी, तो रेगुलेट कैसे करेंगे? तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 को कि हमने रूल्स निकाले। 2017 में उनको कहते हैं मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017, एमडीआर 2017। उसको लिखने में भी मेरा बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। तो देश में जो मेडिकल टेक्नोलॉजिकल रूल्स लिखे गए, उसको बनाने में हम लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया। ये सीडीएससीओ के रूल्स के माध्यम से हम मेडिकल टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स को 4 भागों में क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर रिस्क। जैसे क्या है, थर्मोमीटर है, उसमें क्या रिस्क है? आपके फीवर को गलत बता सकता है। लेकिन पेसमेकर में क्या रिस्क है? आपको मार सकता है। तो वो दोनों चीजों का रेगुलेशन एक जैसे नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मेडिकल टेक्नोलॉजी को हम लोग 4 भागों में रिस्क क्लासिफाई किया है। इस रिस्क क्लासिफिकेशन को रेगुलेट करने का काम सीडीएससीओ करती है। हमारे सारे फैक्ट्री, सारे आर&डी सेंटर्स को सीडीएससीओ इंस्पेक्ट करता है। हम उनके रेगुलेशन को ध्यान में रखते हैं, हम उनके रेगुलेशन को प्रभावित करते हैं। हमारी लैब, जो हमारी लेबोरेटरीज है यहाँ, वो हमारे फैक्ट्रीज में बनने वाले प्रोडक्ट्स को इन रेगुलेशन के मद्देनजर रखते हुए टेस्ट भी करते हैं। क्योंकि सीडीएससीओ रेगुलेशन बना सकता है, सीडीएससीओ उसको टेस्ट नहीं कर सकता। टेस्ट करने के इनको लेबोरेटरी चाहिए, हमारी लैब्स हैं। तो हम लैब सर्टिफाइड है जी। सो सीडीएससीओ सर्टिफाइड लैब्स हैं हमारी। इन लैब्स में सीडीएससीओ के प्रामाणिकता के दिए हुए स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम लोग प्रोडक्ट सर्टिफाई करते हैं, जिससे उनकी क्वालिटी अच्छी हो और इंटरनेशनल मार्केट में वो कॉम्पिटिटिव। बहुत बढ़िया। तो आपका जो विजन है और ये सारी चीजें हैं, तो एएमटीजेड में अगर कोई कंपनी आना चाहती है तो आप उसको कैसे वेलकम करते हैं? उनको हम 5 चीजों से वेलकम करते हैं। एक, हमारे जोन में इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, वाटर, कनेक्टिविटी, फाइबर ऑप्टिक, वेस्ट मैनेजमेंट, लैंड, रेडी फैसिलिटी, रेंटल फैसिलिटी, सारी कॉम्बिनेशंस में उनको दी जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर फुलफिलमेंट इज वन। ओके। द सेकंड इज लेबोरेटरी। जब वो बनाएंगे तो उनको टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी में सामान भेजना है। मेडिकल टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए आपको 18 लेबोरेटरीज की जरूरत होती है। चाइना में 11 है, यूएस में 7 है। अगर पूरी दुनिया में कोई एक क्लस्टर है, एक सिंगल क्लस्टर, कई देशों में लेबोरेटरी स्कैटर्ड है, फैली हुई है, लेकिन अगर कोई एक क्लस्टर है दुनिया में जहां सारी 18 लेबोरेटरीज एक जगह हो, तो वो एएमटीजेड है। एएमटीजेड में सारी 18 एक जगह है। एक जगह है। किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत इजी है कि यहाँ आए, यहीं तो हम लेबोरेटरी देते हैं, वो हमारा दूसरा काम। तीसरा है उनके वैल्यू चेन, उनके कंपोनेंट। तो जैसे ये है, ये प्लास्टिक है, तो यहाँ प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग फैसिलिटीज है, डाई मेकिंग है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स है। बायोलॉजिक प्रोडक्ट्स के लिए हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है, ऑलिगो प्रिपरेशन है जो आरटीपीसीआर में लगता है, एमआरआई के लिए मैग्नेट है, सीटी स्कैन के लिए डिटेक्टर है। ये जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं जो दुनिया में 1, 2, 3 जगह मिलते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन हम लोग यहाँ इन हाउस क्लस्टर में, ये उनको तीसरी चीज मिलती है। चौथी चीज है, जब आप बनाएंगे तो आपको एक सर्टिफिकेशन लेनी होगी। सर्टिफिकेशन के लिए ऑडिटर्स को आना होगा। हमारे कैंपस में सर्टिफिकेशन एजेंसी है, थर्ड पार्टी एजेंसी है, हमारी अपनी बनाई हुई, कलाम सर्टिफिकेशन सर्विसेज। ओके। जो कलाम इंस्टीट्यूट के अंदर काम करती है, जो इनको सर्टिफाई करता है। और चौथा है, एक मैन्युफैक्चरर 5 प्रोडक्ट बनाता है, 10 बनाता है, लेकिन एक हॉस्पिटल में 1200 प्रोडक्ट चाहिए। 1200 प्रोडक्ट चाहिए। एक सुई से लेके एमआरआई सब चाहिए। अब एक मैन्युफैक्चरर तो पूरे हॉस्पिटल को सारे प्रोडक्ट्स नहीं दे सकता है, 4 देगा, 5 देगा। हम लोग एज एग्रीगेटर फंक्शन करते हैं, हम लोग टर्न की प्रोजेक्ट्स लेकर सारे मैन्युफैक्चरर से लेकर दे देते हैं। तो 5वां सपोर्ट है मार्केट एक्सेस। ये शायद भारत का एकमात्र क्लस्टर है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, टेस्टिंग, कंपोनेंट सप्लाई, सर्टिफिकेशन, मार्केट एक्सेस, 5 फैसिलिटीज हर मैन्युफैक्चरर को दी जाती है। ऐसा
किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्लस्टर में नहीं। और मेरे को लगता है किसी भी देश में भी नहीं होगा। नहीं, तो सब AMTZ में जितने भी मैन्युफैक्चरर्स है, सबकी आंखें मेरे को लगता है अभी तक आ चुकी होगी AMTZ में। बिल्कुल, इसीलिए लोग यहाँ आते हैं। हमारे सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए नहीं है वो भी आते हैं देखने, समझने और इसको रेप्लिकेट, इस मॉडल को रेप्लिकेट करने, चाहे वो रेलवेज में हो, टेक्सटाइल्स में हो, डिफेंस प्रोडक्शन में हो। तो व्हाट अबाउट इन्वेस्टमेंट्स? आप कैसे उन लोग को सपोर्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के? AMTZ प्लेज सम रोल इन देयर इन्वेस्टमेंट मॉडल आल्सो, या फिर हाँ। बैंक फाइनेंसिंग हो जाता है? बैंक भी है, स्टार्टअप्स जो हमारे यहाँ आते हैं उनको स्टार्टअप सपोर्ट भी है थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स। ओके। और हमारे यहाँ एक इन्वेस्टमेंट आर्म भी है हमारा, अच्छा। जिसको हम मेडवी कहते हैं, मेडवी, मेडिकल वेंचर्स, ओके। जो कि इन्वेस्टमेंट्स को पूल करके उन पूल्ड इन्वेस्टमेंट को, जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है उनके पास लाती है। तो वी सपोर्ट इन इन्वेस्टमेंट फॉर। तो ये इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से आती है? सोर्सेस आर हाई नेटवर्थ फैमिलीज, ओके, enterprises and people who want to create joint ventures. ओ तो एक आम आदमी भी इसमें पैसा डाल सकता है? बिल्कुल। सो आप बता सकते हैं थोड़ा और ईज करके कि कितना डाल सकता है, क्या लिमिट है? 10 लाख रुपए से 100 करोड़ तक। 10 लाख से आपके AMTZ बिल्कुल। से जुड़ सकता है? जी बिल्कुल। एंड व्हाट अबाउट ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? जनरली मेडिकल टेक्नोलॉजी में ROI रेंजेस बिटवीन 25% टू 40%। ओके। हमारे प्रोडक्ट सेगमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ब्रेक इवन 3 से 3.5 साल का होता है, विच मीन्स 30 to 35% एबिटा मार्जिन पर एनम। तो हमारे ROIs, लेकिन मेडिकल टेक्नोलॉजी में R&D कंप्लीट करके प्रोडक्शन शुरू करने में 1 से 1.5 साल का, 2 साल का समय लगता है। तो अगर आप उस टाइम फैक्टर को बैलेंस कर ले और आप उसको फैक्टर इन कर ले, तो जो हमारा 40% का ROI है ईयर ऑन ईयर फ्रॉम स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट गिव्स यू अबाउट 25 to 28% ROI per annum with a break even of 3 to 4 years. वेरी नाइस। सो इनडायरेक्टली मेनी फैमिलीज कैन जॉइन? बिल्कुल, दे आर जॉइन। अगर आप एक नंबर या हेल्पलाइन नंबर दे देंगे तो वी विल पुट इन आवर थिंग। हाँ, आप हमें मेल लिख दें, हम अपना मेल आईडी दे देंगे। हाँ। हमारी इन्वेस्टमेंट टीम का, और उस पे कोई भी मेल लिखकर हमसे जुड़ सकता है। उनसे जुड़ने के लिए अगर वो चाहे तो हमारे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मेंबर भी बन सकते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मेंबर? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर AMTZ की मेंबरशिप होती है, ओके। और हमारे लोग उसके, हमारे कोई भी व्यावसायिक कम्युनिटी हमारे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मेंबर भी बन सकता है। मेडटेक से होना चाहिए या नहीं, कोई किसी- भी कोई कम्युनिटी? फाइनेंशियल फ्लो तो फाइनेंशियल फ्लो है। तो कोई भी कंपनी आपके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से ट्रेड कर सकती है, जी। आपका एक्सेस ले सकती है जी। वर्ल्ड का। सो गेट्स आर ओपन फॉर द ग्लोबल। तो फिर इसका क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह कुछ? रजिस्ट्रेशन फी बहुत कम है, करीब 80,000 रुपए है। 80,000 हाँ। रुपए में वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की मेंबरशिप मिलती है। अच्छा, आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में बात कर रहे थे। हम्म। 80,000 रुपीज इज फॉर लाइफ टाइम? It's 1 year, One but there year. is a lifetime fee of 5 lakhs or something. So ओके। you can become a World Trade Center member, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मेंबर बनने के बाद आप हमसे जुड़कर कोई भी काम कर सकते हैं, बिना मेंबर बने भी कर सकते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ इट इज 100% फ्लेक्सिबिलिटी। काम करने का रास्ता निकालना है, रास्ते की वजह से ये नहीं कहना काम नहीं होगा। अच्छा, वी डोंट से नो टू वर्क। देयर इज नो नो टू नो। नो। नाइस। तो जैसे आपने बोला है कि HNI से भी इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, तरीके से बहुत तरह से इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। तो ये सारा इन्वेस्टमेंट एक प्रॉपर वेंचर फंड में जाता है और वहां से आप इन्वेस्ट करते हैं, या मैं डिपेंड्स, आई कैन चूज यू फ्रॉम कैन माय? चूज एंड यू कैन बिकम बाइलैटरल पार्टनर। हम आपको मिलवा देंगे, आप उनके साथ पार्टनरशिप करके आगे बढ़े। हम, हमारी एक टीम है जिसको हम टेकपॉड कहते हैं। टेकपॉड? हाँ, टेकपॉड में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता है। अगर आपको फैक्ट्री डालनी है, पैसा है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम टेक्नोलॉजी देते हैं। अच्छा। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो मेडिकल टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहता है आ सकता है, फैक्ट्री डाल सकता है, और टेक्नोलॉजी हम देंगे। तो हमारे यहाँ देखिए 3 तरीके के केसेस होते हैं इन्वेस्टमेंट में। आपके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम टेक्नोलॉजी देते हैं। आपके पास टेक्नोलॉजी है, पैसा नहीं है, तो हम पैसा ला कर देते हैं। आपके पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है, मार्केट नहीं है, तो हम मार्केट ला कर देते हैं। किसी को टेक्नोलॉजी चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को मार्केट चाहिए। आपकी जरूरत के हिसाब से हम लोग प्लान बनाकर आपके साथ पार्टनरशिप। से बढ़िया एक थाली में सारी चीजें मेरे को नहीं लगता दुनिया में कहीं पे भी कहीं नहीं है। देश का काम है, और इस काम को हमारी जो टीम है, जो साइंटिस्ट, कंसल्टेंट्स, लीडर्स की टीम है यहाँ, वो पूरा करती है, और बहुत अच्छे से देश के लिए पूरा करती है। हियर नोबडी वर्क्स फॉर मी, दे ऑल वर्क फॉर नेशनल फ्लैग, दे वर्क विथ मी। तो हर काम करने वाले को ये पता है काम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो देश के लिए काम हो रहा है, एक इंडिविजुअल के लिए नहीं हो रहा है।
मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था तो आपने बोला था कि मदर टेरेसा आपकी माँ है, आप कुछ वो वापस बता सकते हैं, क्या बोल रहे थे आप? नहीं, मैं आपको ऐसे ही समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम लोग मदर टेरेसा को मदर मानते हैं, हाँ। तो हमारी माँ हुई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे जनरेशन के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी उनको पिता मानती है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे पिता हुए। उसी तरह हम लोग अगर इनको सच में अपना माँ बाप माने तो हम लोगों को एक बहुत खुशी होगी। उनके लिए सम्मान तो हर व्यक्ति को है, लेकिन खुशी होगी। और दूसरा, हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। सही बात है। ये जो पॉडकास्ट आप कर रहे हैं, ये पॉडकास्ट 10 लोगों का जीवन बना सकता है। इससे 5 लोगों की रोजी रोटी आज भी चल रही है। तो ये काम आपका रोल है, लेकिन अगर आप इन लोगों को अपना माँ बाप माने तो आपको लगेगा ये काम तो आपकी जिम्मेदारी है और उसको हर रोज इतनी ही डेडिकेशन से करना पूरा पड़ेगा। करना है। और आपका काम इससे जो हो रहा है वो आपका बाई प्रोडक्ट है, मकसद नहीं। मकसद तो बहुत बड़ा है, आपका काम बाई प्रोडक्ट है। बहुत बड़ा आपने, ये बहुत बड़ा और बहुत बड़े विचार जिस आदमी के होते हैं वही ये सब बातें बता सकता है, वरना आज के दुनिया में सिर्फ फालतू का ज्ञान मिल रहा है, ऐसे इनसाइट्स बहुत कम लोगों से मिल रहे हैं। सो मैं अपने व्यूअर्स और सबसे कहना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट को आप पूरा देखिए। जो भी जितेंद्र शर्मा जी का एक्सपीरियंस है उसको आप एनकैश कर सकते हैं। आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेंगे मैन्युफैक्चरिंग में, मेडटेक में। आपको अगर आना है तो AMTZ इज वेलकमिंग एवरीवन विद देयर ओपन आर्म्स। एब्सोल्यूट। जैसे AMTZ ने कम से कम 100 कंट्रीज प्लस को होस्ट किया है, सो व्हाट आर द फीडबैक्स फ्रॉम द वर्ल्ड अबाउट AMTZ? एक तो AMTZ में हर साल करीब करीब 60 से 80 कंट्रीज के लोग आते हैं हर साल, ऑलमोस्ट हर रिगार्डिंग पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ओके, मार्केट एक्सेस। जस्ट लास्ट वीक हमारे पास फ्रांस की टीम थी, स्विट्जरलैंड की टीम थी और चाइना की टीम थी। चाइना भी आ रहा है? हमारे यहाँ 3 चाइनीज प्रोड्यूसर्स भी हैं। ओ, ये बहुत देश के लिए गर्व की बात है कि चाइनीज इंडिया में गर्व की बात है। अब एक वीक में हमारे यहाँ 3 कंट्रीज आई। 52 वीक्स होते हैं, 150 हो गए, उसमें बहुत लोग कई बार आएंगे, तो 60 से 80 कंट्रीज हर साल आते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस स्विट्जरलैंड में होता है, अभी हो रहा है। हम लोगों ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरह वर्ल्ड हेल्थ इनोवेशन फोरम AMTZ वाइजैक में शुरू किया और वो हर साल होता है। ओके, 11, 12, 13 दिसंबर फिक्स्ड है। ओके, इस साल भी हुआ, पिछले साल 6240 लोग 68 कंट्रीज के आए। 6240 लोग 3 दिन में 68 कंट्री। अभी पिछले वीक हमारे यहाँ पैरालंपिक नेशनल चैंपियनशिप हुई। दिव्यांजन लोगों ने बहुत अच्छे गेम्स किए, मेडल्स जीते। वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी उसको इनॉग्रेट करने आए थे। अभी 1 और 2 तारीख को व्हीलचेयर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का टूर्नामेंट है और ऑर्थोटिक और प्रोस्थेटिक एसोसिएशन की कांग्रेस है, जो लोग पैर बनाते हैं, हाथ बनाते हैं। हमारे जोन में 4000 रुपए में पैर बनते हैं। 4000 रुपए में एक पैर? मार्केट में मेरे को लगता है 25-30 हजार से एक पैर 4000 रुपए में। और हम लोग एक बस बनाते हैं, उस बस में हम लोग 25 पैर दिन में बना सकते हैं। दिव्यांजन वो बस कहीं भी जा सकती है, गांव देहात, रूरल एरियाज। दिव्यांजन लोग सुबह बिना पैर के आते हैं, शाम को पैर पे चल के वापस जाते हैं। 4000 रुपए में एक पैर। और ऐसी कई NGOs हैं जो इस बस को लेकर अपना अच्छा काम कर रही हैं। उनकी कॉन्फ्रेंस है 1 और 2 को। हमारे यहाँ हर वीक कुछ ना कुछ एक बड़ा इवेंट होता है, उसमें 10, 20, 30 कंट्रीज के लोग आते हैं। तो यहाँ एक नॉलेज हब भी बन गया है। हमारी यूनिवर्सिटी भी बन रही है। ये दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ मेडिकल टेक्नोलॉजी के कोर्सेज को देगी। डॉक्टर कलाम इंस्टीट्यूट, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी। अच्छा, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी। आज तक ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो सिर्फ मेडिकल टेक्नोलॉजी पे काम करे। हम लोग सिर्फ मेडिकल टेक्नोलॉजी पे काम करें, उस यूनिवर्सिटी में शिक्षा देंगे। एमटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एमटेक मेडिकल डिवाइसेस, एमटेक बायो इंजीनियरिंग, MBA इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, MBA क्वालिटी एंड रेगुलेटरी अफेयर्स एंड PhD। दुनिया का पहला मेडिकल टेक्नोलॉजी का MBA यहाँ शुरू हो रहा है। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी मेडिकल टेक्नोलॉजी की यहाँ आ रही है। तो एक नॉलेज हब भी है। हमारे यहाँ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के कई साइंटिस्ट 6 महीना रह के अपने कंट्री का काम करते हैं, जो अपने कंट्री के प्रॉब्लम को लेकर आते हैं, यहाँ सोल्यूशन ढूंढते हैं हम लोगों की मदद से।
6 महीने के बाद वापस जाते हैं अपने देश का काम करने। तो ये एक बहुत बड़ा नॉलेज हब भी है। इसलिए हमारे यहाँ हर कंट्री के लोग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो, WHO सेंटर हो, हर कंट्री के लोग जुड़े हुए हैं जो आते रहते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप अफ्रीका से, अफ्रीकन, मैं यहाँ पे जब देख रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मेरे को पता चला कि AMTZ इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद अफ्रीकन कंट्रीज। एनी पर्टिकुलर रीजन? दुनिया में 3-4 रीजन्स हैं। उन रीजन्स की अपनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। यूएस में US FDA है, यूरोपियन यूनियन में CE है, जापान में PMDA है, ऑस्ट्रेलिया में TGA है, चाइना में चाइनीज CE है, यहाँ TU है इंडिया में, इंडिया में CDSCO है, CDSCO, राइट। अफ्रीका में इन प्रोडक्ट्स का पेनिट्रेशन करने में आसानी होती है क्योंकि उनके बहुत यूनिलैटरल रेगुलेशन नहीं है। दूसरा, उनको हमारी जरूरत है। और तीसरा, US, यूरोपियन यूनियन मेडिकल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ओके। और अफ्रीकन मार्केट में अफोर्डेबिलिटी की वजह से हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ही कॉम्पिटिटिव, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स दूसरों के प्रोडक्ट्स से सस्ते हैं। इसलिए सस्ते मतलब कितने सस्ते तक हो सकते हैं? 40% लेसर देन ग्लोबल मार्केट, 40% lesser than global बेंचमार्क market. इंटरनेशनल क्वालिटी। Benchmark is international quality and 40% cheaper. जी, Are we able to match those quality standards? उन्हीं 5 चीजों की वजह से जो मैंने पहले आपको बताया। अच्छा, हमारे पास लैब्स है okay. जो टेस्ट को करने में आइटम्स को सिंगापुर या जर्मनी भेज के 20 लाख रुपए लगते हैं, अच्छा, वो हम यहाँ 17,000 रुपए में टेस्ट करते हैं। 17,000 से 20 लाख, 20 इतना लाख डिफरेंस रुपए का है? टेस्ट 17,000 में करते हैं। वही कंपोनेंट जिस पे उनको कस्टम्स ड्यूटी देनी होगी और 100 रुपए का 150 लगेगा, वो यहाँ बने हुए कंपोनेंट्स उसको 70 रुपए में मिल रहे हैं। तो 100% फायदा हुआ ना उसमें। ये सब चीजों को अगर आप फैक्टर करें तो प्रोडक्ट का कॉस्ट 40% कम हो जाए। और व्हाट अबाउट द क्वालिटी? आज भी हमारी सारी टेस्टिंग लैब्स जो यहाँ है, जहां हम उन टेस्टिंग लैब्स को टेस्ट करते हैं, वो US FDA और यूरोपियन यूनियन सर्टिफाइड लैब्स हैं। क्योंकि आज भी इंडिया में ये एक चलन है कि इंपोर्ट पे ज्यादा, आज कुछ प्रोडक्ट यूरोप से आए तो उस पे ज्यादा विश्वास है रेदर देन, ये एक माइंडसेट है। हमारे पास लेबोरेटरीज हैं जहां हम उसको टेस्ट करते हैं और वो अच्छा। सारी लेबोरेटरीज यूरोपियन यूनियन और CE सर्टिफाइड है। AMTZ inclusion in BRICS Business Council, what opportunities do you see and advancement in medical technology collaborations among those countries? तो जो ब्रिक्स है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये एक समूह है, इकोनॉमिक ग्रुप। इस इकोनॉमिक ग्रुप में काफी सब वर्किंग ग्रुप्स हैं। उसमें से एक वर्किंग ग्रुप है मैन्युफैक्चरिंग वर्किंग ग्रुप। इस मैन्युफैक्चरिंग वर्किंग ग्रुप में इंडिया से 5 एंटरप्राइजेज हैं, टाटा, बिरला, महिंद्रा, अपोलो टायर्स एंड AMTZ। ये सिर्फ 5 है और 5 में वन ऑफ देम इज AMTZ। इट्स अ प्राउड थिंग। इस मैन्युफैक्चरिंग वर्किंग ग्रुप की मदद से हम लोग ब्रिक्स काउंसिल की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करके उन कंट्रीज से सीखते हैं कि उन्होंने क्या अच्छा किया है और उन कंट्रीज में हम लोगों के प्रोडक्ट्स को पहुंचाने में हमें क्या मदद मिल सकती है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज 1, इन्वेस्टमेंट इज 2, प्रोडक्ट मार्केट एक्सेस इज 3। ये तीनों काम। बट सर, आप जहाँ बोल रहे हैं टाटा है, महिंद्रा है, बिरला है, AMTZ को इतना शॉर्ट टाइम में इतनी जल्दी एंट्री कैसे मिल गई? मेहनत, सिर्फ और सिर्फ मेहनत और विजन। ओके, दिस इज अगेन अनदर प्राउड मोमेंट। मेरे को लगता है सिर्फ प्राउड मोमेंट बोलते बोलते मेरा आधा घंटे का पॉडकास्ट हो जाएगा। Okay, AMTZ is a home to 3D bioprinting center in Medi Valley. What is the most exciting project currently underway? मेडी वैली और बायो वैली हमारे 2 इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जहां हम स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं। मेडी वैली नीति आयोग के सपोर्ट से चलती है, नीति आयोग फ्रॉम सेंटर गवर्नमेंट। बायो वैली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से चलती है, वो भी सेंटर से। भारत सरकार के 18 मिनिस्ट्रीज के 18 सेंटर्स इस कैंपस में है। दैट इज अनदर प्राउड मोमेंट। ओह वाओ, ऐसा कोई क्लस्टर नहीं है इंडिया में जहां 18 मिनिस्ट्री के सेंटर्स हो। हमारे यहाँ है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के सेंटर है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के सेंटर है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के सेंटर है, सारे मिनिस्ट्रीज के तो सेंटर। किसी को भी कोई भी क्लियरेंस चाहिए तो यहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से आके वो कनेक्ट हो सकता है जी। अब मेडी वैली और बायो वैली में सैकड़ों स्टार्टअप्स हैं जो अपना काम करते हैं और वो सब इनोवेटिव काम करते हैं। तो किसी एक प्रोजेक्ट को बताना सही नहीं होगा क्योंकि सारे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। ऑर्गन जनरेशन 3D बायो प्रिंटिंग सेंटर हमारा अपना स्पेशल सेंटर है। 3D प्रिंटिंग उस चीज को कहते हैं कि आपने डिजाइन डाला, आपने रॉ मटेरियल डाला और वो मशीन उस प्रोडक्ट को बनाकर निकाल देती है। जैसे माइक है, इसको मैं 3D प्रिंटिंग से प्रोड्यूस कर सकता हूं। अब ऑर्गन बायो प्रिंटिंग
इज द नेक्स्ट लेवल। हम लोग एक व्यक्ति के सेल्स को उनके पैर से या हाथ से लेकर उसको कल्चर करके, उसको ग्रो करके, उस बायो इंक को 3D प्रिंटर में डाल के, बायो 3D प्रिंटर में डालकर ऑर्गन बना सकते हैं। जिन बच्चों के कान नहीं होते हम उनका कान बनाते हैं, ओके उन्हीं के चमड़ी के सेल से। ओके और आने वाले समय में हम लोग कॉर्निया के ऊपर काम कर रहे हैं, जिससे आई डोनेशंस की शायद जरूरत ना पड़े। आने वाले 4-5 साल में हम कॉर्निया को बायो इंक से 3D प्रिंट कर सके, मतलब आप आंख की कॉर्निया को हम बना सके। आप बना देंगे। और अगर ये रिसर्च और डेवलपमेंट चलती रही तो शायद किडनीज, इन ऑर्गन्स को हम बनाने में सक्षम हो सकते हैं। इसमें दुनिया के कई इंस्टीट्यूशंस हम लोगों से जुड़े हुए हैं और हम लोग उनसे Okay. जुड़े हुए हैं। ये काम अकेले हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये दुनिया के कई इंस्टीट्यूशन साथ मिलकर कर रहे हैं, हम लोग उसके हिस्सा हैं। तो जब कोविड-19 का एक पैंडेमिक का एक एरा आया था, वो एक एरा जैसे ही हो गया, इतना 1-1.5 साल 2 साल चला है, तो आई हैव हर्ड दैट AMTZ वाज स्टैंडिंग फ्रंट फुट और सब कुछ सबसे पहले, और मैंने सुना है कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर उसने सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे किए हैं और अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज को भी बढ़ाया है। तो हाउ वाज दैट मोमेंट, वो कैसे आपने मैनेज किया और कितना फास्ट और एफिशिएंटली आपने काम किया इस तो इसमें 4 तरह के काम हुए। पहला तो हमारे किसी भी स्टाफ ने आधे दिन भी छुट्टी नहीं ली। पूरे लॉकडाउन में 2.5 साल, मल्टीपल वेव्स ऑफ कोविड, हम लोग 30 मिनट भी बंद नहीं हुए। दूसरा, कई प्रोड्यूसर्स जिनको मेडिकल टेक्नोलॉजी में जुड़ने की इच्छा थी या जुड़े हुए थे और बड़े होने की इच्छा थी, उनको हम उस समय एज इन्वेस्टमेंट ला पाए, तो हमने एक चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। तीसरा, भारत के 12 लाख RT-PCR टेस्ट किट्स पर डे लगते थे, AMTZ 11 लाख पर डे बनाने में सक्षम हो गया। 12 लाख लगते थे और AMTZ 11 लाख बनाने पर डे। पर डे 1000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 250 वेंटिलेटर पर डे, ये हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी आ गई। और चौथा, इस पूरे कोविड के दौरान आई एम वेरी ग्रेटफुल, या AMTZ कंपनीज, क्या एक भी स्टाफ कोविड की वजह से उसने जान नहीं खोई। ओके हमारे बच्चे लोग, ये देश की कृपा है, यूनिवर्स की कृपा है, हमारे बच्चे लोग ट्रेन में बैठकर वेंटिलेटर इंस्टॉल करने स्पेशल ट्रेन्स में जाते थे, ओके फ्रॉम गुजरात टू केरला, जहां वो हॉस्पिटल के अंदर जाते थे, वेंटिलेटर इंस्टॉल करते थे, और एक भी लड़का या लड़की हम लोगों ने नहीं खोया। लेकिन सबने सैक्रिफाइसेस की, क्योंकि वो लोग काम कर रहे हैं, परिवार को उनसे खतरा हो सकता है इन्फेक्शन का, तो वो लोग अपने ही घर में एक कमरे में रहते थे, अपने परिवार से नहीं मिलते थे, उनका खाना दरवाजे पे आता था, वो खाकर सुबह आ जाते थे। बहुत इमोशनल मोमेंट रहा होगा। जी, और आप लोगों ने एज अ पैरेलल आर्मी काम किया होगा। बिल्कुल। 24 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ, 2020, 22 या 24 मार्च, जो भी है 22 या 22 या 24 मार्च, और 22 मार्च, और 15 दिन के अंदर जब 22 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ तो इंडिया ने 4,280 रुपए में RT-PCR किट कोरिया से इंपोर्ट की, पर किट 4,280 रुपए। ओके 7 अप्रैल 2020, 15 दिन के अंदर हम लोगों ने 680 रुपए की किट लॉन्च की। 680 और अब हम लोग करीब करीब 30 रुपए में RT-PCR किट बना कर देते हैं। 30 रुपए में जी, तो हम लोगों ने देश की कैपेसिटी और देश की कैपेबिलिटी दोनों को कोविड में बढ़ाया। हम लोगों ने कोविड को एज एन अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइट किया और उससे ना केवल देश की सेवा की, बट देखिए, RT-PCR एक प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी है। हम कोविड बनाते थे, अब कोविड नहीं है, हम उस पर ट्यूबरकुलोसिस के किट्स बनाते हैं, HIV किट्स बनाते हैं। तो ये कैपेबिलिटी और कैपेसिटी एक बार जब देश के लिए बन जाती है, किसी भी चीज में काम आती है। हम लोगों ने कोविड का इस्तेमाल किया उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप। सही बात है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप आर्मी के जैसे काम किए, तो आर्मी चीफ जो आप हैं, तो आपने वहीं से आपने वो बुक आपने जो लिखी है मेड इन लॉकडाउन, जी, तो वहीं से आपको उसका मेड इन लॉकडाउन, ये अमेज़न पे है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो वहां पे इसका पूरा आप एक छोटा सा जिस्ट दे सकते हैं इस चीज के बारे में, मेड इन लॉकडाउन क्या है? मेड इन लॉकडाउन एक वो किताब है जिसमें हम लोगों ने इंडिया के हेल्थ केयर और मेडिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर के बारे में बताया है। उसकी शुरुआत पहले चैप्टर से होती है, जिसका नाम है अमर अकबर एंथोनी। अमर अकबर एंथोनी, आपने अमर अकबर एंथोनी मूवी देखी होगी, हाँ। जिसमें खून दिया जाता है, तो वहां से किताब की शुरुआत है। मेडिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर ऑफ इंडिया, उसके बारे में बताया गया है। AMTZ क्यों बना, कैसे बना, वो बताया गया है।
AMTZ की कहानी क्या है, 342 दिन में कैसे एम्पायर खड़ी हुई, 78 दिन में 78 डेज में कन्वेंशन सेंटर्स कैसे बने, 75 डेज में फैक्ट्रीज कैसे बनी, इसको बताया गया है। कोविड में हम लोगों ने क्या किया ये बताया गया है। कलाम इंस्टीट्यूट की शुरुआत कैसे हुई ये बताया गया है। उन 18 फैसिलिटीज के बारे में बताया गया है जो कि दुनिया में यहाँ है। WHO सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की कहानी है। और ये पूरी किताब मेक इन इंडिया हॉस्पिटल्स पे जाके पूर्ण होती है। हम लोग अब मेक इन इंडिया हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, जहां अगर हम एक हॉस्पिटल के अंदर जाएं तो पेशेंट बेड से लेकर MRI तक सब कुछ मेड इन इंडिया हो एट AMTZ से। तो वो भी हॉस्पिटल्स कई जगह खुल रहे हैं जहां हम लोग एस्टर्न की सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये पूरी किताब इन चीजों के बारे में है। ये कहानी है, पढ़ के आनंद आएगा, जरूर पढ़ें। आनंद भी आएगा और ये देश की एक दिशा भी बताएगा कि देश इस सेक्टर में बहुत आगे जाने वाला है। और ये एक सर्विस भी है टू द सोसाइटी कि आज जैसे कोविड टाइम में बहुत सारे चाइना में मैंने देखा था कि 10 दिन में हॉस्पिटल बन रहे हैं, 2 दिन में हॉस्पिटल बन रहे हैं। वैसे अगर इंडिया के पास ही इतनी कैपेबिलिटी होगी तो आई डोंट थिंक कोई भी पैंडेमिक हम पे अटैक कर पाएगा। बिल्कुल। तो सर अभी हमारे पॉडकास्ट में एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड है, बताइए। तो जस्ट इन अ 1 वर्ड आप अगर बता सकते हैं तो मेरे कुछ छोटे क्वेश्चंस रहेंगे। 1 वर्ड और 1 सेंटेंस जैसा आपको अच्छा लगे। 1 वर्ड टू डिस्क्राइब AMTZ। Audacity of hope. Audacity of hope. Your proudest moment at AMTZ। Rolling out first RT-PCR kit. That was a really proud moment। A global medtech hub you admire। AMTZ. Biggest, largest, most advanced. And fastest। And fastest. A medical device innovation that excites you the most। Bioengineering. Bioengineering। Artificial organs. Artificial organs। If not medtech, what industry would you have worked in? Education. Education। As a teaching As professor? a teacher. Okay. Or as a soldier, but I am not physically very strong person, so I would have needed to go to gym a lot. A country India should collaborate more with in medtech? Japan. Japan। Japan is advanced? Very advanced. Very advanced। Also, they are aging, so they need us as well. They need Collaboration would be advantageous. The most surprising innovations to come out of AMTZ in next 1 year? Why should I disclose if it is surprising? Okay, anything else which is already done? India's first MRI. India's first MRI। MRI machine. India's first CT scan. India's first। ये इंडिया में कहीं पहले बना ही नहीं था। Amazing। Your favorite part of AMTZ ecosystem? Gaushala. Gaushala। Okay, so you have a Gaushala in AMTZ। Yes। कोविड में दूध बंद हो गया था तो हम लोगों ने गौशाला बनाई। AMTZ in 1 sentence। Audacity of hope. Audacity of as I said you any wowza moment if you have? I'm waiting for it. You're waiting for your wowza moment। Hopefully soon। Thank you sir। Thank you जितेंद्र जी हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। Thank you so much। Thank you। Thank you। Pleasure। And thank you to all the staff।